जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय। आज से यूट्यूब पे भी मैं अपना चैनल ओपन कर रहा हूँ, जिसमें क्लास 9th और 10th दोनों का ही मैथ साइंस और सोशल साइंस की क्लासेस लूँगा मैं। और आज का क्लास रहेगा हम लोग का इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव का। 20 ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 है धन अर्जन, ऑप्शन दूसरा बी है जीवन स्तर में सुधार, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, चौथा ऑप्शन है कर वृद्धि। तो देखिए विकास यानी कि उन्नति, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का उद्देश्य तो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकता। कर वृद्धि बिल्कुल नहीं, ये तो लोगों के लिए नुकसान करता है, ये कैसे उद्देश्य हो सकता है। धन अर्जन हो सकता है, लेकिन अगर उससे बेहतर कोई ऑप्शन है तो देखते हैं जीवन स्तर में सुधार। तो मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। तो बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ आपका सही होगा। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि देश के सभी लोगों की जो एक एवरेज आय होती है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं ना। प्रति व्यक्ति आय का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। देश की कुल आय से कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो बचता है, जो भागफल आता है, उसी को तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति आय मतलब एक एवरेज आय, एक औसत आय कह सकते हैं उसको हम लोग, है ना। तो ऑप्शन सी आपका ठीक जवाब होगा इसका। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है। आपको पता होगा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य। अगले भी आते हैं चतुर्थ कार्य, तो उसको छोड़ देते हैं। प्राथमिक कार्य में कौन आएंगे आपके। प्राथमिक कार्य में हो जाएंगे बैंकिंग, बिल्कुल नहीं, बैंकिंग को हम लोग सेवा क्षेत्र कहेंगे, यानी कि वो तृतीय में आएगा। खेती आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि खनन, खेतीबाड़ी, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब कुछ जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। शिक्षा तो एक सेवा का कार्य यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन आपका है क्या, व्यापार। ये आपका नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, ए ऑप्शन भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही जवाब होगा। आगे हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है। द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है, पहले आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहेंगे, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, कृषि, खेतीबाड़ी, इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन यहाँ पूछा द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित चीज़ें आते हैं, तो खनन तो होगा नहीं, खनन बिल्कुल नहीं होगा। उद्योग नहीं, ये बिल्कुल, हाँ, उद्योग होगा, सॉरी, मैं गलत टिक कर गया, उद्योग होगा इसका, कृषि नहीं होगा क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये नहीं होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। तो उद्योग इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है कृषि क्षेत्र, नहीं, कृषि क्षेत्र को तो प्राथमिक कहते हैं, ये तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। उद्योग, सेवा क्षेत्र आपका तृतीय में आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो है खनन, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, तो इसे हम लोग नहीं, ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन 6 है आपका HDI। पहले मैं आपको बता दूं HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो देश होते हैं, एक संस्था है UNDP एक संस्था है जो क्या करती है, सभी देशों का HDI तैयार करती है। कैसे, उस देश का शैक्षिक स्तर पर, उस देश के लोगों का शैक्षिक स्तर को देखती है, स्वास्थ्य स्तर को, स्थिति को देखते हैं, और प्रति व्यक्ति आय, ऐसे कुछ मापदंडों के आधार पर एक सूची तैयार की जाती है, जिसको हम लोग HDI कहते हैं। जो तैयार करती है कौन, UNDP का फुल फॉर्म आपको कभी कभी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर कि राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान, ये कई बार ये सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय का सबसे ज़्यादा योगदान अगर है किसी का, तो वो आ जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि में इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में इसका योगदान नहीं बच रहा है। अब देखिए भारत हम लोग का उद्योग संपन्न तो देश है नहीं कि द्वितीय क्षेत्र में इसका सही ऑप्शन होगा। इसका सही जवाब होगा आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। इसका सही जवाब होगा आपका तृतीय क्षेत्र, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि लोग IT सेक्टर में, लोग एजुकेशनल सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे लोग, देश के बहुत ज़्यादा संख्या जो काम करते हैं। तो सेवा क्षेत्र कह सकते हैं आप, सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं, है ना। अगला सवाल आपका है छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी, शायद क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, याद होगा। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के पास काम धंधा नहीं होता, या फिर अपने आजीविका अर्जन के लिए उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो इस स्थिति को हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी को 2 तरीके से बांटा गया है, ग्रामीण, एक शहरी। ग्रामीण बेरोजगारी भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा आपका एक मौसमी बेरोजगारी, है ना, एक मौसमी बेरोजगारी हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी
तो यहाँ सवाल है छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि उद्योगों में तो छिपी हुई बेरोजगारी नहीं पाई जाती होगी, सेवा क्षेत्र से तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, व्यापार से भी इसका कोई मतलब नहीं होगा, कृषि में ही पाया जाएगा ना। गाँव खेती-बाड़ी कहाँ करते हैं हम लोग? कृषि कहाँ करते हैं? गाँव में करते हैं। तो सिंपल सी बात है, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती होगी। अगला सवाल है संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? संगठित क्षेत्र ऑप्शन पढ़ते हैं, निश्चित वेतन, कोई नियम नहीं, अस्थायी काम, निश्चित आय। संगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ व्यक्ति, एक ऐसा संगठन आप कह सकते हैं, कुछ लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? निश्चित वेतन, कोई नियम नहीं, अस्थायी काम। देखिए ये तो गलत बात है, अस्थायी काम ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक। अस्थायी काम नहीं, कोई नियम नहीं, ये भी गलत बात है। अनिश्चित आय नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है ना? जब आप अकेले करते हैं तो ठीक है, मानते हैं कि आपके पास कोई नियम नहीं भी होने से आपका काम चलेगा, ठीक है। जब आप कोई भी काम अकेले करते हैं तो वो काम आप रात को, सुबह, शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं, अलग बात है वो। अनिश्चित आय आप अकेले कर रहे हैं, आय जैसा भी हो आप खुद हैंडल कर लेंगे। लेकिन जब आप एक संगठित क्षेत्र में चले जाते हैं, आप एक कंपनी में चले जाते हैं, आप एक बैंक में चले जाते हैं, तो उसमें ना आपका वेतन होना चाहिए सही, बिल्कुल, है ना? एक निश्चित वेतन होता है, उसमें नियम होता है, उसमें अस्थायी या अस्थायी बोला, अस्थायी काम होता है, निश्चित आय होता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत यहाँ सिद्ध होता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा। जब आप संगठित क्षेत्र में होते हैं तो आपका एक निश्चित वेतन होगा। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब होगा। हम लोग क्वेश्चन 10 की और आगे बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र का उदाहरण क्या है? सरकारी कार्यालय, बैंक, दुकान में मजदूर, रेलवे। असंगठित क्षेत्र मतलब आप पिछले वाले क्वेश्चन से समझ गए होंगे कुछ ना कुछ। तो सरकारी कार्यालय बिल्कुल हो सकता है, बैंक हो सकता है, दुकान में मजदूरी, रेलवे। देखिए ये आपका संगठित क्षेत्र में आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका संगठित क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि एक संगठित एक नियम से चलता है, इसमें एक अस्थायी चीज़ें होती है, निश्चित आय होते हैं, ठीक है। बैंक में भी सेम चीज़ फॉलो होता है, अप्लाई होता है। ऑप्शन जो यहाँ आपका सी है ना, ये सी, ऑप्शन सी यहाँ असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि दुकान में जो मजदूर होता है उसका टाइम यूँ कहें कि फिक्स नहीं होता, वो संगठित नहीं होता, वो कोई एक बहुत बड़ा संस्था नहीं है जिसमें ना क्या कहते हैं, नियम वगैरह ज़्यादा लगा जाता हो, जिसमें आय निश्चित हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेलवे तो एक संगठित क्षेत्र होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी आपको पता होगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। एक ऑप्शन ए ही आपका यहाँ सही जवाब होगा। ग्लोबल ए तो बिल्कुल नहीं, 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 ये तीनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर निर्धारित है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए आपका आय पर, दूसरा ऑप्शन है आपका खर्च पर, ऑप्शन सी है कैलोरी पर। बिल्कुल सही जवाब है आपका यहाँ कैलोरी होगा, क्योंकि गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो कैलोरी मापदंड पर ही किया जाता है। नहीं, आगे आते हैं। वैसे तो सभी होगा, लेकिन यहाँ जवाब इसका कैलोरी होगा, क्योंकि कैलोरी यानी कि गाँव में अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से नीचे खाना ग्रहण करते हैं, कैलोरी ग्रहण करते हैं, और शहरों में अगर 2100 कैलोरी से कम ग्रहण करते हैं, तो ऐसे लोगों को गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो कैलोरी मापदंड पर ही आधारित होता है। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास का संबंध किससे है? केवल आय से, केवल शिक्षा से, केवल स्वास्थ्य से, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी से है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन डी। मानव विकास का संबंध सबसे है भाई। एक आदमी विकास होगा तो आय भी उसका विकास होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा में भी वो विकास करना चाहिए, और स्वास्थ्य में भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। जब एक व्यक्ति सभी चीज़ में विकास करेगा तभी उसकी वास्तविक विकास हो सकती है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में। यहाँ रोजगार की बात की गई है, व्यापार हो ही नहीं सकता, ठीक है। कृषि क्षेत्र नहीं होगा, उद्योग क्षेत्र नहीं, यहाँ सेवा क्षेत्र, एक सेकेंड, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार होगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में नहीं होगा, व्यापार में भी नहीं होगा, उद्योग में भी नहीं होगा, सेवा क्षेत्र में, यहाँ नहीं, नहीं, सॉरी, मैं गलत जा रहा हूँ। सेवा क्षेत्र में नहीं हो सकते, क्यों? देखिए, ऐसा मान लीजिए कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, लेकिन यह ना आप ऑप्शन को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेवा जो है, सेवा और उद्योग और व्यापार, ये तीनों ही द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है ना। एकमात्र कृषि है जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन वाले खेल में, क्वेश्चन में तो आपको पता ही होगा कि जो ऑप्शन सबसे हटके होता है वही जवाब सही होता है। तो सेवा, उद्योग और व्यापार तो तीनों एक क्या कह सकते हैं, तीनों द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है ना। कृषि क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है और ये हटके है, अलग है। तो कह सकते हैं आप बिल्कुल सी, ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। ये तीनों गलत हो जाएगा। सबसे अधिक रोजगार यानी कि सबसे अधिक भारत के कार्यशील जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है या कृषि कार्य करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र से जुड़ी है? मौसमी बेरोजगारी उद्योग क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, व्यापार क्षेत्र से। देखिए मौसमी बेरोजगारी मैं अभी आपको बताया कि गाँव के जो बेरोजगारी होते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी, दो प्रकार के होते हैं, एक मौसमी, एक छिपी हुई बेरोजगारी। तो व्यापार में होगा नहीं, सेवा में होगा नहीं, उद्योग में होगा नहीं, कृषि में ही होगा, क्योंकि गाँव में ही खेती बाड़ी, कृषि ये सब हुआ करता है। आर्थिक विकास का मापन किससे होता है? आर्थिक विकास का जो हम लोग माप करते हैं वो किससे करते हैं? जीडीपी से या जनसंख्या से या क्षेत्रफल से या साक्षरता दर से। देखिए आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो भाई साक्षरता से तो उसका ज़्यादा डायरेक्ट संबंध नहीं है, इनडायरेक्ट हो सकता है। क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, रशिया बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन पता होगा उससे ज़्यादा जीडीपी में चाइना है, उससे ज़्यादा जीडीपी में आपका अमेरिका है। तो
क्षेत्रफल से कोई संबंध नहीं होता है, जनसंख्या नहीं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत, चाइना में कह सकते हैं, लेकिन इससे भी डेवलप देश हैं, है ना? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जीडीपी वृद्धि। अगला आपका सवाल है 17 नंबर, संगठित क्षेत्र में क्या मिलता है? न्यूनतम मजदूरी, कोई सुविधा नहीं, अस्थिर नौकरी, कम वेतन। देखिए संगठित क्षेत्र है यानी कि नियम होगा, कानून होगा, सही टाइम पर टाइम रेगुलेशन होगा, है ना? उसके बाद आपका एक निश्चित मजदूरी होगा। तो न्यूनतम मजदूरी नहीं, ये नहीं कह सकते, कोई सुविधा नहीं। अस्थिर अस्थिर नौकरी, अस्थिर नौकरी संगठित क्षेत्र में कम वेतन, ये भी आप नहीं कह सकते। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी सही जवाब होगा, कोई सुविधा नहीं। बिल्कुल सुविधा होता है वही, न्यूनतम मजदूरी, हाँ कम मजदूरी मिलता है वो अलग बात है, लेकिन खैर यहाँ ऑप्शन सी होगा सही। खैर देख लेंगे इस सवाल को। स्थिर नौकरी, हाँ ये होगा, ये हो सकता है। हाँ चल खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को क्या नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता? निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, छुट्टी, तीनों। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को क्या नहीं मिलता है? निश्चित वेतन नहीं मिलता है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता है। बिल्कुल ये तीनों सही होगा। ये तीनों यहाँ सही होगा, क्योंकि जब असंगठित क्षेत्र में होता है उसका इतना नियम नहीं होता, रेगुलेशन नहीं होता है। तो ऐसे में वेतन भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? वेतन आगे फ्लक्चुएट कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा इतना उसके पास नहीं होता, अगर वो जाते-जाते घर में रास्ते में कुछ हो जाता है उसके साथ, तो ऐसा नहीं कि जो दुकानदार का मालिक है सारा खर्चा उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। छुट्टी भी उनको अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा नहीं मिलता है। तो असंगठित क्षेत्र में कुछ ऐसे ही दिक्कतें होती रहती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा आपका कुल आय से जनसंख्या को भाग देना, जनसंख्या से आय को भाग देना, जीडीपी गुना जनसंख्या, या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जवाब तो नहीं होगा। यहाँ आपका होगा कि कुल जनसंख्या से, आपको पता होगा कि पर कैपिटा इनकम बराबर होता है देश के कुल आय कह लीजिए आप, है ना? राष्ट्रीय आय या फिर कुल आय कह लीजिए, आय बटे जनसंख्या होता है। जनसंख्या यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही जवाब होगा। जो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल आय भागा जनसंख्या, और जो भागफल होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। अगला आपका लास्ट सवाल है, विकास का सही संकेत क्या है? विकास का सही संकेत क्या है? केवल आय है, केवल सुविधाएं हैं, जीवन की गुणवत्ता है, या जनसंख्या है? विकास का सही संकेतक क्या है? केवल आय से क्या विकास माना जाएगा? केवल सुविधा होने से विकास माना जाएगा? जीवन की गुणवत्ता से विकास माना जाएगा, या जनसंख्या? देखिए यहाँ केवल आय बोला है, अगर सिर्फ आय बोलता तो सोचा जाता केवल आय बोला तो ये तो सही जवाब नहीं होगा। केवल सिर्फ सुविधा मिलने से नहीं, ये नहीं हो सकता। केवल सुविधा से कोई व्यक्ति कैसे विकास कर लेगा? जीवन की गुणवत्ता में ये सभी चीज़ समाहित होगा, है ना? जनसंख्या तो खैर हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जीवन की गुणवत्ता, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ सही जवाब होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।